डॉक्टर काशिफ थोड़े से टेक्निक्स पर करेंगे, एसोसिएट प्रोफेसर जिला हॉस्पिटल। आलो काशिफ फॉर्मल के चक्कर में ना पड़ा सर अपने। हाँ बिल्कुल। मेनली तो सर ही आपको स्क्विंट के बारे में बताएंगे। आई विल जस्ट टॉकिंग अबाउट द साइकोसोशल इम्पैक्ट ऑफ स्क्विंट ऑन पीपल। और बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट्स हैं जो कुछ पेशेंट्स के अपने हैं, कुछ हमारी तरफ से हैं एज डॉक्टर्स, और कुछ जो है हमारे सोशल इम्पैक्ट्स हैं वो हो गए। और उसके अलावा के व्हाई इज स्क्विंट सर्जरी इम्पोर्टेंट इन द अर्ली डेज ऑफ लाइफ, और उसका जो इफेक्ट क्या होता है, स्टीरियोप्सिस, बाइनोकुलर विजन, ये जो है feedback from the patients. I'll just talk about the feedback from the patients. Different patients मेरे हैं जो उनकी सर्जरी हो चुकी है या अभी होनी है, उनका इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ा उसके ऊपर हम टॉक करेंगे। So just starting from the first line, would you want such a psychosocial impact on any of the child जो कि हमारे आसपास हैं, जो पाए जाते हैं स्टूडेंट की वजह से मास्टर में अपने आप को जो है उसमें नाअहल समझता है, मिसफिट समझता है, और अपने आप को समझता है कि आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी एंड आई शुड बी लेफ्ट अलोन, अपने आप को आइसोलेट करना शुरू कर देता है। मिसअलाइनमेंट, ये तो खैर सारों को पता है कि मिसअलाइनमेंट ऑफ द विजुअल एक्सिस इज नॉट स्क्विंट, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आगे जो चीजें हैं कि बाइनोकुलैरिटी, कॉन्फिडेंस, डेप्थ परसेप्शन and social impact जो है वो affect होती है स्टूडेंट की वजह से। सबसे बड़ी जो मिसकॉन्सेप्ट है उनकी हमने बात की। अब ये पेशेंट का फीडबैक जो है उनके पेरेंट्स का लेकिन बच्ची का हाल किसी ने नहीं बताया, लेकिन बच्ची को मुझे बताते थे एनएम लग रही है। एनएम का 2 साल लग रही थी, और जब मैं जाता था वो कहती थी बच्ची बड़ी हो जाएगी तो फिर हमारे पास ये हो सकता है कि ठीक हो जाए, लेकिन बच्ची का मसला ज्यादा बढ़ चुका है। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये पेशेंट जो है वो खुद बता रहा है कि मैं हॉस्पिटल जाता था लेकिन डॉक्टर्स मुझे भेज देते थे कि अभी बहुत छोटी है तो अभी इसकी सर्जरी की जरूरत नहीं है। इसी तरह पेरेंट्स कई दफा खुद जब आप उनके पास जाएं या उनसे बात करें या आपको चेक करवाने आते हैं तो पेरेंट्स अगर आपको एडवाइस कर भी देते हैं तो पेरेंट्स इस चीज के अंदर ये तो बहुत छोटा है, इस उम्र में इसका स्क्विंट हो जाएगा, फिर आपको ट्रायल करना not only for the cosmesis, it is for the binocularity, stereopsis. ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जिसको एड्रेस करना बार-बार रिपीटेडली पेशेंट्स को पेरेंट्स को बताना जरूरी है। और फिर इसके अलावा कई लोगों में ये भी है मिसकॉन्सेप्ट होते हैं कि ये ऑपरेशन होगा तो इससे नजर के ऊपर फर्क पड़ जाएगा और नजर शायद कम हो जाएगी। कई लोग बेहतरी भी कहते हैं लेकिन ज्यादातर लोग समझते हैं कि शायद ऑपरेशन करवाएंगे छोटी उम्र में तो नजर में कमी रह जाएगी। इसी तरह ये खातून या ये लड़की डॉक्टर्स उन्होंने कहा कि इससे हिम्मत करवाएं छोटी है थोड़ा रिवर्स कीजिएगा, रिवर्स होने का भी एक जो है मिसकॉन्सेप्ट है कि अभी करवा लेंगे तो रिवर्स कर सकते हैं। सो द मेन गोल्स फॉर स्क्विंट सर्जरी इज बेसिकली टू रीएस्टैब्लिश द बाइनोकुलर विजन फॉर द फ्यूचर, प्रिवेंट रिवर्स एंब्लियोपिया, अचीव cosmetic alignment, enhance psychosocial well-being and the correction of diplopia in cases of paralytic squints. The most important thing for early squint surgery is binocular vision fusion. Can only be achieved before 3 to 5 years of age. So, अगर आपके पास 3 से 5 साल के दरमियान में भी 3 साल या 4 साल का बच्चा है तो not delay the surgery. इसको जितना आप जल्द कर सकते हैं परफॉर्म करने हैं। Why? इसकी वजह क्या है? ये डॉक्टर साहब हैं जो पेशावर से आए थे सर्जरी करवाने। These are the main problems that we was faced. Since my childhood, development, I was female role. I was having problem in doing my surgeries and in doing my daily job. I was having deficiency in depth perception. He was having difficulty in the depth perception. सर्जरी के दौरान में सर में दर्द हो रहता था, आंखों में दर्द हो रहती थी और इस तरह से having a good stereopsis gives you a wider field of vision, improves the visual acuity, hand-eye coordination बेहतर हो जाता है and reduce fatigue. ये बच्चा जो
मेरे अपने कॉलेज के सीनियर हैं, उनका बेटा था, और आई बिलीव कि ये समराइज कर देता है सीरियोसिस। मैंने एक साल होने वाला है ऑपरेशन करवाया है आंखों का। तो ऑपरेशन के बाद मुझे काफी ज्यादा फायदे हुए हैं, जैसा कि फोकस आंखों का अच्छा होने लगे है मेरा। तो ऑपरेशन के बाद जो है वो हाथ को देखता तो काफी महसूस होता है, क्योंकि पहले इस साल देखा नहीं था मैंने। तो बड़ा ही अच्छा लगा और सुकून मिला और कॉन्फिडेंस बहाल हो गया। कॉन्फिडेंस के साथ बंदा तकलीफ भी रही थी कुछ अर्सा, और तकलीफ वगैरह होती थी, दिमाग में सेट नहीं करता था। अब आंखों से फायदा है, मजा आता है देखने का। आप जस्ट इमेजिन करें कि पहली दफा जब आप एक 3D फिल्म देखने किसी सिनेमा में गए और जब आप बाइनोकुलर्स लगा के देखते हैं, वो आपको जो रियलिटी फील होती है, टू डायमेंशन चीज की 3 डायमेंशन में देखने की, जस्ट इमेजिन करें कि ये वो लोग हैं कि जिनको आप फर्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी देते हैं जब ये सिनॉप्सिस और 3D डायमेंशन किसी चीज को देखते हैं। उनके लिए हर चीज नई होती है, उनके लिए हर चीज को एंजॉय करना शुरू करते हैं, विजन को एंजॉय करते हैं। हमारे लिए एक नॉर्मल चीज है, लेकिन दे एंजॉय द विजन। सो the second part is reverse amblyopia or prevention of amblyopia. In children, the earlier the surgery, the greater the chance of full recovery of the vision. And in adults, while the reversal is limited, surgery still improves the alignment, the comfort, and the quality of life. Quality of life का बहुत ज़्यादा नहीं सोचते। कभी आप पेशेंट्स के साथ प्री ऑप या पोस्ट ऑप में बैठ के जब आप बस होते हैं, कभी उनसे पूछें कि वो कैसा फील करते हैं, how life is, और उनमें क्या चेंजेस है, उनमें क्या, और उसके बाद उनकी पर्सनालिटी के किन एस्पेक्ट्स में चेंजेस हैं। These two patients are basically a mixed type, जिसमें बहुत इनमें से कई, ये जो पिछली बच्ची थी इसमें मेरा ख्याल है 2 साल डिले होता रहा कि आप बस NF ही लगाते रहे, लेकिन उसका जो है नेक्स्ट टाइप में जो नॉन अकोमोडेटिव कंपोनेंट था उसको करेक्ट नहीं किया जा रहा था, बट वी परफॉर्म सर्जरी अल्हम्दुलिल्लाह नाउ। उसके बाद अगेन ये बच्ची इसकी सिनॉप्सिस में ये बहुत फर्क आया। पहले आँख में टेढ़ापन था और नजर भी कम आता था, लेकिन अब आँख में टेढ़ापन भी खत्म हो गया और नजर भी बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद आए थे कॉस्मेटिक अलाइनमेंट। कॉस्मेसिस अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा अपने आप को प्रॉमिनेंट देखना चाहता है, हर बंदा जो है सोशली इंटरैक्टिव और सोशली अपने माशरे में जो है कोई ना कोई चाहता है कि मुझे मेरी पहचान। ये वो लोग हैं कि जो अपने आप को छुपाते हैं, वो लोग हैं कि जो कि अकेले, मतलब पेरेंट्स कहते हैं जी, लेकिन पेरेंट्स से बात करने ये वैसी कुछ खामोश है, बोलती नहीं है, बोलता नहीं है, अलग अलग पसंद करते हैं। कभी आप उनसे अकेले में बात करें, बाद में उनसे पूछें, वो इस वजह से नहीं अकेले होते क्योंकि वो उनको अच्छा लगता है अकेले रहना, तो इस वजह से होता है कि उनका एक पेरेंट्स जो है वो इजाजत नहीं देती होती, उनका भाषण उनको इजाजत नहीं देता है कि वो सोशली इंटरैक्ट करें दूसरों के साथ। कंपनीज और जॉब्स के लिए लोग जाते हैं, जॉब्स में मेजॉरिटी खवातीन जिनकी सर्जरीज में करता हूँ शादी व्यवस्था होती है, और जेंट्स जो है ये लड़के जो होते हैं उनका इशू मेजॉरिटी का जो है कि आपका सोशल इंटरेक्शन, दोस्तियां नहीं बनती, लोग दोस्तियां नहीं करते। इमेजिन करें कि आपको आके कोई कहे कि मेरे से कोई दोस्ती करना नहीं चाहता, ये पेरेंट्स की वजह से। यहाँ पे हमारे ओएसटी के एक लड़के इसकी सर्जरी भी कुछ अर्सा पहले मैंने की है, उसकी काफी लंबी लंबी मूंछें थी, आपको यहाँ फिरता हुआ नजर भी आएगा अभी, और सर्जरी के बाद उसको जब दोबारा मिला तो उसने मूंछें कटवाई नहीं थी। अभी मैं कोर्ट भी कर रहा हूँ काफी दिनों के बाद, मैंने कहा यार तेरी इतनी अच्छी मूंछें थी, तूने मूंछें क्यों कटवा दी? कहता सर अब जरूरत नहीं। अपने उस ऐप को छुपाने के लिए उसने मूंछों का सहारा लिया हुआ था कि उनसे, ताकि लोगों का ध्यान उसकी आंखों की तरफ ना जाए, क्योंकि मूंछों पे देखकर उसे ये मूंछें लगती। ये छोटी छोटी बातें हैं जो पेशेंट्स की, अगर आप उनसे कभी पूछें, अगेन कॉस्मेटिक अलाइनमेंट की अब बात करें, अब ये लड़का सिर्फ और सिर्फ कहता था कि जी मैं खूबसूरत दिखना चाहता हूँ। पहले लोग कहते थे कि इससे ईद चली जाएगी, इस्लाम होगा, नहीं है, ये तो सिर्फ खूबसूरती के लिए है, बहुत ही अच्छा ऑपरेशन है, आपकी खूबसूरती है, ये ऑपरेशन जल्द से जल्द कराएं, और हमने भी खूबसूरती के लिए करवाया। ये हमारे लिए थोड़ा सा मजाक का एलिमेंट आ जाता है, लेकिन जैसे इमेजिन करें कि ये लाइफ आपने गुजारी है या जो लोग गुजारे, उसके बाद फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है पेरेंट्स की वजह से, अगेन बच्चा जब उस स्टेज से गुजरा होता है, बाइनोकुलर विजन फ्यूजन अपनी जगह है, फिर उसके बाद जो बुलिंग स्टोरी होती है वो इम्पोर्टेंट है।
बस यहाँ पे एक वीडियो में लड़की के रूप दिखाना चाहूंगा। लोग ये कहते हैं कि आप गंदे हो, आपकी आंखें ऐसी क्यों है। मैं आप लोगों की फेस टू फेस आई टू आई बात नहीं कर पाती। ये जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। तो बुरा फील होता है जब लोग उसके बारे में ऐसी बातें करते हैं कि ये बेकार है। So do the surgery in time, do the surgery as early as possible to restore the binocular vision, and so that वो भी माशरे में एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छे जिंदगी गुजार सके। Thank you very much. बस इसमें देखना ये है कि स्क्वाड जो है क्या है, जस्ट मिसअलाइनमेंट और मोर देन दैट उसकी करेक्शन जो है वो क्या सिर्फ मिसअलाइनमेंट को ठीक करना है, इसके अलावा भी कुछ करना है, ठीक है ना। तो इसको हमें इस पर्सपेक्टिव में देखना है और इसको पूरी तरह फिजियोलॉजिकली और एनाटॉमिकली करेक्ट करना है। तो हमारा ये जो इंटरेक्टिव है सेशन, इसमें हमने अपनी थिंकिंग को जो है प्रमोट करना है, सोच के जो चीज है उसको कैसे सॉल्व करना, प्रॉब्लम क्या है तो सॉल्व कैसे करना। तो हम थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करेंगे इस पॉइंट के बारे में, हमें बेसिक नॉलेज क्या होना चाहिए और उस नॉलेज की रोशनी में फिर हम आपको कुछ केसेस दिखाएंगे और आप डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। और अभी भी खुद ही डिसाइड करेंगे कि पहले मेरा क्या पर्सपेक्टिव था, सोच थी, अब उसमें चेंज क्या है, ठीक है ना। इसको आगे मैं ठीक है मैं कर दूंगा। हाँ, ये स्क्वाड क्या होता है? Is it just misalignment or more than that? बैठे हो बताओ जल्दी से, कौन बताए? More than that. क्या? इस अगर कहेंगे this misalignment of eyes, तो इसकी डेफिनेशन में क्या कमी है? देखो इसमें दो चीजें आपने देखनी है। Lack of binocularities. With excess of two eyes, simultaneously directed to the same fixation point. ये तीन चीजें आपकी होगी, ठीक है। So when the axis of two eyes are not directed simultaneously to the same fixation point, आंख का अंदर आना या बाहर आना कोई स्पीड नहीं है, अंदर आना या बाहर आना कोई स्पीड नहीं है। अब ऐसा अगर मैं अपनी उंगली को देख रहा हूँ तो मेरी आंखें किस तरफ है? तो मुझे स्पीड है नहीं, बिकॉज दोनों आंखें साइमल्टेनियसली एक ही चीज को देख रही हैं, ठीक है। सो दिस इज सो व्हाट प्रिवेंट्स स्पीड? आपको स्पीड क्यों नहीं होता? ठीक बताएगा। हाँ, क्या क्या मतलब? तो आप बताओ आपको स्पीड क्यों नहीं होता? Because both eyes see simultaneously on the binocular vision. थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करो। So दोनों आंखें एक वक्त एक साथ देख रही है। कैसे देख रही हैं? विजन। बाकी लोगों की क्यों नहीं देख रही? Retinal correspondence. बताओ ठीक है, बता रहे हो, ठीक है। सब दिमाग में क्योंकि वो उसकी कर रहा है कि वो एक देखें। हाँ, फ्यूज हो रही है सर उसमें। दिमाग को कौन बताता है कि आंखें कहाँ देख रही हैं? आंखें खुद बताती हैं, आंखें खुद बताती है कि मैं कहाँ हूँ। सुबह उठते एक आंख इधर देख एक आंख देख, तो वो दिमाग को बताती है कि हम तो इधर हैं। ना यार तो मुश्किल ना, मैं इसको इजी कर दूंगा, सबको समझ आए, लोगों में फंसा देगा, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो आंखें दिमाग को बताती हैं कि हम यहाँ पे हैं, और दिमाग कहता है कि नहीं तुमने यहाँ पे जाना है, तो दोनों आंखों को ऑर्डर देता है कि सारी जगह पे चले जाओ। तो कौन सा सेंटर ऑर्डर देता है? फ्यूरियन सेंटर। फ्यूरियन सेंटर में एक आंख बताती है कि भाई मैं तो
इधर देख रहा हूँ, सुबह उठते हैं ना, एक आंख इधर एक आंख इधर, तो कहता नहीं तो पहले घड़ी को देखो, तो एक आंख घड़ी पे आती है ना, तो दूसरी आंख भी घड़ी पे आती है, कौन लेके आता है? फ्यूजन सेंटर। और फ्यूजन सेंटर किसको ऑर्डर कर, किसके थ्रू इसको एग्जीक्यूट करता है? इफरेंट पाथवे। इफरेंट पाथवे में बहुत कुछ है, सिर्फ मसल नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है ना? So this is what prevention is. So is it an anatomical problem or a physiological problem? combination of both. Combination of both. यहाँ पे छोटे ना बोल रहे हैं। It's both. Sometimes it's simply anatomical problem. मतलब ये टूटा हुआ है, restrictive problem है या कुछ। और physiological जो है basically सारा जो सिस्टम है हमारा एफरेंट, फ्यूजन एंड इफरेंट, ये तीनों मिलके इसका फिजियोलॉजिकल बना रहे हैं। सो एफरेंट पार्ट से और इफरेंट और इसके बाद ठीक हो गया। एफरेंट पार्ट से फ्यूजन सेंटर को बताता है आंखों की पोजीशन, और फिर फ्यूजन सेंटर इफरेंट के थ्रू आंखों को अलाइन करता है टू द पॉइंट ऑफ फिक्सेशन। या भी समझ। अब बताओ एफरेंट पार्ट से में क्या क्या होता है? ऑप्टिक नर्व, रेटिना नहीं है तुम्हारा, ऑप्टिक नर्व से जैसे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आपका कॉर्निया भी बीच में आता है, लेंस भी बीच में आता है, विट्रियस भी बीच में आता है, रेटिना भी बीच में आता है, ऑप्टिक पाथवे और सारा जाके राइट ऑफ द बीच कॉर्टेक्स। आपको बताना चाहिए कि स्क्विंट है क्या, ठीक है? सो एफरेंट पाथ से तो बहुत कुछ है। एफरेंट पाथ से डेवलप कैसे होता है, कैसे हमारी बीन कैसे डेवलप करती है? जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी बीन कितनी होती है? 160 होती है। तो कैसे डेवलप करती है? हाउ डज इट डेवलप? लाइट की स्टिमुलस से कैसे? हाँ बताओ बताओ। स्टिमुलस जाता है। हाँ जी बताओ। How does the being develop? तो ये नहीं पता कैसे, सिंपल बात, इसीलिए वो न्यूरॉन वाली बात मैं नहीं कर रहा है, मोटी मोटी बात यहाँ से न्यूरॉन पर चला गया, मुझे कंफ्यूज कर देगा इसमें। प्रोलॉन्ग विजुअल स्टिमुलस से क्या मुराद है? You have to be very clear तुम लोग क्या कर रहे हो, इसलिए मार खाते हो कि प्रिजम्पशन पे हमारी सारी नॉलेज चलती है, ठीक है ना? So what is necessary for the vision to develop? Focus light. Focus light on retina. रेड लिखा हुआ वो नहीं पढ़ेगा। Focus light. अब एक आदमी का हेजी कॉर्निया, लाइट तो जा रही, एक आदमी को हल्का सा कैटरेक्ट, लाइट तो जा रही, एक आदमी को बड़ा हाई रिफ्रैक्टिव एरर, लाइट तो जा रही, लेकिन रेटिना डेवलप नहीं कर रहा because it is not फोकस लाइट। तो फोकस लाइट इसका मतलब किसी को कैटरेक्ट है आपको ठीक करना पड़ेगा, किसी रिफ्रैक्टिव है आपको ठीक करना पड़ेगा, और ये को ठीक करना पड़ेगा if you want the vision to develop, ऐसे ही ना? And then you obviously need visual pathways, क्योंकि रेटिना भी ठीक हो, अपनी वो तो है। इसके अलावा ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और बहुत सारे हमारे बच्चे इंग्लिश भाग से, ठीक है ना? एंड आइसोमेट्रोपिक मतलब क्या चीज है? राइट, फोकस नहीं हो रही, ऐसे एक आंख में हो रही, एक में नहीं हो रही। तो फोकस लाइट, ये सारी चीजें अब अभी हमने बता दी, कॉर्निया, लेंस, विट्रियस, सारा कुछ इसमें आ जाता है। Then you need all the different parts right up to the visual cortex. ये रटाना मकसूद ये है आपको बताना कि visual cortex क्या है, उसको कैसे हमने देखना है। You agree all of you? ना करके देखो। So it's 160 at birth and 609 at 1 year and 66 at 2 years. मैक्सिमम डेवलपमेंट जो है शुरू के 6 महीनों में हो रही, ठीक है ना? जो डेवलपमेंट प्रैक्टिकली नो डेवलपमेंट आफ्टर 7 years, लेकिन एक्सरसाइज से और थेरेपी से बेहतर हो जाती है,
ठीक है ना, लेकिन खुद से नहीं। सो वी आर चेंजिंग कॉन्सेप्ट को मैं अभी बात करती हूँ। तो ये बताया इसका क्या मतलब है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? The first 6 months are very important. क्या क्या इम्पोर्टेंट है? First 6 months. बस इम्पोर्टेंट है, तो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन क्या है? हाँ, ये थोड़ा बड़ा खुश है यार, ये पहले 6 महीने के लिए बड़े इम्पोर्टेंस देखी जा रही है नहीं, उसको हमने पहले 6 महीने में जाने नहीं देना। अगर उसकी कोई प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से वो नहीं स्टिमुलेट हो रहा, उसको ठीक करना है, कैटरेक्ट को ठीक करना है, पॉलीऑप्लास्टी को जो कुछ भी कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव एरर को ठीक करना है ताकि इसकी डेवलपमेंट हो। अगर उसको स्क्विंट है तो अब उसको क्यों मतलब क्या हो रहा है, बिकॉज़ ऑफ नो स्टिमुलस। आंखें लगा तो फोकस ही नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो उसकी अपनी थेरेपी हमने कब शुरू करनी है? पैदा होते ही, यस, जितनी जल्दी हो सके, ठीक है ना। बच्चा छोटा सा हमारे पास आता है, हम उसको भेज देते हैं, थोड़ा बड़ा होगा तो देख लेंगे। इमीडिएटली उसकी इसका इम्प्लीकेशन ये है, इमीडिएटली उसकी शुरू करो एम्ब्रियोनिक थेरेपी। वो हमारे लिए तो आसान, बच्चे की तो बहुत आसान होती है, उसकी आंख बंद कर दो, कुछ नहीं कहता, बड़ा होगा तो लड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स वेरी गुड। या ना ऑपरेट करो, ये तो करो, ऑपरेट ना भी करो तो ये तो करो, ताकि दोनों आंखें अच्छा तो देखें। समझ आ रही सबको? चलो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट से। एम्ब्लियोपिया जो है, पहले ख्याल था कि ये रेटिना की डेवलपमेंट नहीं हुई जिसकी वजह से एम्ब्लियोपिया हो गया। अब कॉन्सेप्ट है कि सुप्रेशन इन द ब्रेन है और इसका किसी भी एज में ट्रीटमेंट हो सकता है। फर्क सिर्फ ये है कि बड़ी एज में ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और छोटी एज में आसान होगा। बड़ी एज में डॉक्टर समीरा हमारी पिछले 20 सालों से लड़ रही है, हर एज में हो जाता है, हम उसको कह रहे नहीं होता, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, पर अब लिखा होना शुरू हो गया। वंडरफुल, फाइटिंग फॉर सो मेनी इयर्स, हम नहीं मानते थे, ठीक है ना। किताबों में तो नहीं लिखा, तो किताबों में कहाँ से लिखा जाता है, हम ही लिखते हैं, अब लिखा जा रहा है। So that is again the 3 pathways, ठीक है। अगली चीज जो आ गई, आंखें किसको बताती हैं? फ्यूजन सेंटर को। ऐसे ही कि भाई हम वहां पे हैं, अब इसमें इनको कोऑर्डिनेट करना दोनों का। So what is the ability of the visual system to see, to disparate images as one? क्या मतलब है? मैं अपनी उंगली को देख रहा, एक आंख उंगली के इस तरफ देख रही, एक आंख इधर देख रही, डिफरेंट इमेजेस है ना, डिफरेंट इमेजेस है, और ये दोनों को फ्यूज कर, इट्स नॉट सिंपल। वो फिर वही उसकी न्यूरॉन वाली बात आ जाएगी कि डिस्पैरेट इमेजेस को एक करने के लिए ना सिर्फ उनको इकट्ठे फोकस करना पड़ता है, उसके साथ बहुत सारी चीजों को सुप्रेस करना पड़ता है। वेरी हाई फंक्शन, हम उनकी बात नहीं कर रहे, तो सुपर स्टोरी की बात करें तो सुपर बात नहीं करें, ठीक है ना। ये डिस्पैरेट इमेज एक नजर आ रहे, सिर्फ ये नहीं कि दोनों आंखें उधर देख रही हैं, इसके साथ ये डिस्पैरेट इमेजेस में बहुत सारी सुप्रेशंस हो रही हैं, कुछ एक नजर आए, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम ये बात करेंगे कि it's just ability to fix on the same object. So these are visual association areas in front of the visual cortex. Visual cortex के सामने थोड़ा सा एरिया है जिसमें difference सेंटर होता है। visual cortex इसको बताती है और ये फिर आगे चलती है। अब ये जो है, this is all what the squint is. Fusion. यही squint है, ठीक है ना। ये कब डेवलप होते हैं? कहने को 5 साल में भी हो जाता है, फ्लूइड किस्म की फ्यूजन डेवलप हो जाती है। हमें इसके मुख्तलिफ तरह के वो बताए जाते हैं, ग्रेड, साइमल्टेनियस परसेप्शन और फ्यूजन एंड देन
आपसे तो ठीक है, लेकिन सारा कुछ बेहतरीन डेवलपमेंट कब होती है, मैक्सिमम डेवलपमेंट कब होती है इसकी? यस, 18 months to 30 months, इससे पहले हो रही होती है, यस बच्चों में हो रही होती है, 1 साल तक 1.5 साल तक, लेकिन इसमें मैच्योर हो रही होती है, ठीक है ना, इसमें मैच्योर हो रही होती है। तो इसका क्या मतलब है, इस सेंटेंस का क्या मतलब है? जी बेटे, दिस इज द जिससे हमने ऑपरेट कर देना है, इससे फायदा उठा सकें। हम और भी पहले कर सकते हैं, और भी पहले कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले हर सूरत कर देना है ताकि ये जो मैक्सिमम डेवलपमेंट है इससे तो फायदा उठाएं। करना हमने पहले, हमने 1 साल की उम्र में करना, इंडस्ट्री है कि यहाँ तक भी चल जाएगा, है ना, यहाँ तक भी चल जाएगा। और ये सुर रंग में क्यों लिखा हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? इसलिए कि एक दफा फ्री वेल्थ हो जाए तो दोबारा नहीं ये ला सकते। इसका हमें क्या फायदा होगा? इथियोपिया होगा बाद में जैसे, हाँ बताओ। तब यही तो हमारी एक गोल था कि फ्रीडम हासिल करें। अगर वो पहले से मौजूद है, जब हम दोबारा स्प्लिट तो हो गया ना, हाँ स्प्लिटर्स को करेंगे तो डिप्लोपिया होगा जिसको हमने बाद में मैनेज करना है। अगर किसी वजह से उसको स्क्विंट हो गया, इग्नोर तुम्हें स्क्विंट हो गया, ठीक है, थायराइड की प्रॉब्लम से, मसल की तकलीफ से, इन्फ्लेमेशन से, जो बिनोकुलरिटी इज नॉट लॉस्ट, ट्रॉमा से हो गया स्क्विंट, 15 साल हो गया उसको ट्रॉमा हुए, लेकिन अगर आप उसकी आइज को अलाइन करेंगे तो अभी भी उसकी फिल्म मौजूद है, तो देखिएगा इसका ये मतलब। So once developed is never lost. ये याद रखना उसका important. Only lost if the film sector itself is affected. Trauma से, tumor से, stroke से, खुद वो डैमेज हो जाए तो फिर तो फिल्म चली जाएगी। मतलब once developed it is never lost. Yes. So इसमें हमारा इंफ्लुएंस ये हुआ कि एक तो हमने इसको किस टाइम पे ऑपरेट करना है और दूसरा once developed never lost. इसमें एक सवाल मैं हमेशा करता होता हूँ, बच्चा आ गया 3 महीने का, उसको स्क्विंट है, तो राइट साइड का स्क्विंट है, तो आपका क्या होगा, उसके बारे में क्या होना चाहिए, इनको बताने दो, किसी और को बताओ यार, अभी तो बात हुई है। राइट आई का उसको स्क्विंट है 3 महीने के बच्चे को, और आपके पास आ गए, अब आप क्या करोगे? तीन चीजों पे दिखा था, सेंसरी, मोटर और स्क्रीन है, मिसाल सेंसरी हम चेक करेंगे, सेंसरी तो हो गया यार, उसकी आंख स्क्विंटेड है, उसकी डेवलप ही नहीं हुई, तो मैं नहीं समझ आती, इसमें सोचने वाली बात है कि इसकी आंख ठीक देख रही है या नहीं देख रही। इसलिए मैं कहता हूँ मोटी चीजें देखो, चक्करों में ना पड़ो। आंख स्क्विंट है, एम्ब्लियोपिया हो गया नहीं हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, फोकस नहीं कर रहा ना, तो फिर हमने उसको क्या करना, एम्ब्लियोपिया थेरेपी फौरन शुरू करनी है, अभी तो बात की है। ये बच्चे नॉलेज को अप्लाई नहीं करते, हमने बात की ना, ऑपरेट हम नहीं कर रहे, ऑपरेट हम कर सकते हैं साल तक, 1.5 साल तक, लेकिन एम्ब्लियोपिया को फौरन हम अक्सर बच्चों को भेज देते हैं, फिर आ जाएगा, लेकिन हम उसको हाथ से नहीं जाने देना, उसकी बीन को खराब नहीं करना, तो एम्ब्लियोपिया अपने हर सूरत ट्रीट करना है छोटे से बच्चे, ये मैसेज देना चाहता हूँ, ठीक है। So the VL association area in front of V cortex, फील को क्या चीज डेवलप करती है, ये उल्टा जा रहा है सीधा जा, फील कैसे डेवलप होती है, बच्चा जब पैदा होता है उसकी फील तो होती नहीं,
नहीं होती ना, नहीं होती ना, तो कैसे डेवलप होती है? उसके लिए क्या रिक्विजिट क्या है, क्या चीज की जरूरत है? तीसरा बीएन के लिए हमने कहा था, रेटिना बीएन की डेवलपमेंट के लिए कहा था कि वी नीड फोकस लाइट। तो फिल्म की डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? यार समझ नहीं क्या टीचर दिस कंफ्यूज्ड। ऑब्वियसली अच्छी बीएन चाहिए, बेटा देखो ऑब्वियसली अच्छी बीएन तो चाहिए, कोई आंख नहीं देख रही तो बीएन तो नहीं डेवलप होगी, लेकिन उसके साथ क्या चाहिए? मीडिया क्लियर यार बीएन ठीक हो गई तो मीडिया क्लियर हो गया ना यार। जब हमने क्या किया बीएन जो है ठीक है तो सारा कुछ ठीक हो गया ना। बच्चे के भी एक्सेस से एक दूसरे के करीब होते हैं। अगर वही 4-5 डिग्री के अंदर होंगे तो वो फील्ड डेवलप कर दे, अगर ज्यादा हटके होंगे तो उसकी फील्ड डेवलप नहीं। कनेक्टर्स फील्ड क्या होता है? थोड़ा सा हटके होता है तो वो फील्ड डेवलप भी नहीं होती। और नॉर्मल बच्चे में उसकी वजह से उसकी फील्ड डेवलप हो जाती है। आगे सुनो, आपको 2 चीजें चाहिए, गुड विजन एंड रीजनेबली अलाइंड विद एक्सेस। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? एक बंदे को स्क्विंट है, हम उसकी फील्ड डेवलप करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे? एक तो उसकी बीन को ठीक कर देंगे, दूसरा उसकी रीजनेबली आइज को अलाइन कर देंगे। There is nothing like कि मैंने बस 100% करेक्ट कर दिया स्क्विंट को, there is nothing like that. All we need doing is bring it into a reasonable range और फील्ड खुद ही डेवलप हो जाएगी। ये कोई बात नहीं कि एक डिग्री में लगाएंगे, ये तो आधा डिग्री पे हो रहा है नहीं, हमने उसको रीजनेबली लाइन कर देना, विदिन अ सर्टेन रेंज लेंगे उसकी फील्ड डेवलप। और कब होगी, किस एज तक होगी? 2.5 साल, ठीक है ना। तो इनको हमने बच्चों को जो पैदा हो गए स्क्विंट के साथ 2 काम इनके साथ करने के एम्प्लॉय नहीं होने देना, और दूसरा इनकी फील्ड को डेवलप करना है। और फील्ड कब डेवलप होगी, किसी भी ऑपरेट होंगे तो एज अर्ली एज इस चीज को, इस परसेप्शन को खत्म करेंगे, बड़ा होगा तो ठीक हो जाएगा, हैंडल लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। ये बहुत जुल्म है बच्चों के साथ। जब उसकी फील्ड की एज गुजर जाती है, हम उसको कहते हैं ऑपरेट करा लो, मैं भी खुश, वो भी खुश, मैं इसलिए खुश के पैसे मिल गए, वो इसलिए खुश की आंख सीधी हो गई, अब बाद में फिर टेढ़ी हो गई, बताइए ना। So coming to the efferent pathway, efferent pathway में बहुत कुछ है, ब्रेन के और के सेंटर में पाथवेज हैं, लेकिन हमारा जो पाला पड़ता है वो आमतौर पे इन 3 के साथ पड़ता है। जो ऊपर वाले हैं वो न्यूरोसर्जरी के पास चले जाते हैं, देयर अदर प्रॉब्लम है स्ट्रेस, उनके साथ और सेंटर्स भी होते हैं और पाथवेज भी होते हैं। सो वो न्यूरोसर्जरी वाला तो न्यूरोसर्जन न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं। हमारे पास कौन से आते हैं? मोटर नर्व्स वाले, नर्व पास होती है हमारे पास, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन माइस्टीनिया वाले भी आते हैं और मसल प्रॉब्लम वाले भी आते हैं ना, ये 3 हमारे पास। तो वही बात ये जो अभी एफरेंट पाथवे, ये आपको पता ही है, लेंस में क्या होता है, विट्रियस में क्या हो सकता है, रेटिना में क्या हो सकता है, नर्व्स में क्या हो सकता है, न्यूराइटिस और सब कुछ। मतलब आपको पता होना चाहिए कि स्क्विंट एक ब्रॉड टर्म है, rather than जस्ट 2 मसल्स का काम है। इसी तरह इफरेंट पाथवे में मोटर कॉर्टेक्स अफेक्ट हो सकती है, नर्व हो सकती है, नर्वस मसल सब कुछ अफेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। आपको हमें पता है कि हमारा आमतौर पर नर्व, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मसल के साथ होता है। तो व्हेन यू आर ट्रीटिंग पेशेंट और स्क्विंट, तो
आपने इन तीनों चीजों को चेक करना है। मतलब ये है, इन तीनों चीजों को आपने चेक करना है। So sometimes the field center is not working. Either it is not developed at all, पहले 5 सालों में डेवलप नहीं हुआ, या फिर field center डिस्ट्रॉय हो गया। इन क्षेत्रों में फ्यूजन नहीं होगी। तो हमने देखा कि 3 चीजें ऐसी हैं जो ये 3 चीजें ऐसी हैं जो स्प्लिट नहीं होने देती, और इनमें खराबी हो जाए तो क्या हो जाता है? स्प्लिट। तो जब भी हम स्प्लिट को चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे? इन 3 चीजों को, इन 3 चीजों को हम चेक करेंगे और इन तीनों को भी ठीक करेंगे। एल्गोरिथम्स में आप ब्रेक कर देते हैं चीजों को, आप स्प्लिट को एस्टिमेट नहीं लेते, आप उसका प्रॉब्लम देखते हैं। यार इसकी तो एफरेंट भी खराब है, फील्ड भी नहीं, इसकी इफरेंट खराब है, इसकी तीनों खराब है, ठीक है। अब आपने उन सब को बारी बारी ठीक करना है, अलग अलग। अगर एफरेंट खराब है तो एफरेंट का, और इफरेंट खराब है तो आपने एफरेंट का इलाज अलग करना है, इफरेंट का इलाज अलग करना है, फील्ड को अलग डेवलप करना है। हम क्या कहते हैं? 5-7 कर दो, 5-7 तो कॉमन वर्ड है जी। 5 के कहते हैं रिसेक्ट करो, 7 रिसेस करो, इट्स मच मोर देन दैट, ठीक है ना। लो, तो इसको ब्रेक करने के लिए हमने ये स्टार्ट किया, ये वाला इस ट्रायंगल फॉर प्लानिंग ऑफ स्ट्रेटजी। आप इस ट्रायंगल को ड्रॉ करके किसी भी स्क्वायर को एग्जामिन कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा कि किस चीज को क्या करना है, मतलब जंबल करते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे। This is ट्रायंगल फॉर प्लानिंग ऑफ स्ट्रेटजी। हर स्क्विड को हमने इसके सामने रख दिया। पेशेंट ऑफ स्क्विड, हम देखेंगे इसके एफरेंट पास में क्या प्रॉब्लम है, हम यहाँ लिख लेंगे, इफरेंट में क्या प्रॉब्लम है, हम यहाँ लिख लेंगे, फील्ड में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ लिख लेंगे। And then we will decide कि पहले किसको करना है, बाद में किसको करना है, पहले किसको करना है और बाद में किसको करना है। So हमने कहा कि कॉजल स्ट्रिंग इन सब में प्रॉब्लम भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, अलग अलग भी कॉम्बिनेशन। So each patient is, मैंने जैसे कहा, evaluated separately, और एफरेंट पास से हमने देखना कि कितना स्क्वायर है, एफरेंट का क्या हाल है, उसके बाद ये नहीं देखना एफरेंट का क्या हाल था, अब इफरेंट को देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम, फिर फील्ड को हमने असेस करना, ठीक है ना। सो ये सर एग्जामिनर भी हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो फंडस भी देखते हैं, कॉर्निया भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं एग्जामिनेशन में भी ना। वो इसलिए से देख रहे होते हैं कि एग्जामिनर ने देखा नहीं, रेटिना नहीं देखे, वो तो नंबर काट लेंगे। पीपल को इसलिए से देखते हैं कि एग्जामिनर दे डोंट सी, उसको इसलिए से नहीं देखते कि हम एफरेंट पास से कोई इवैल्यूएट करें, ठीक है, इसलिए से नहीं देखते। दिस इज द प्रॉब्लम, इसलिए मिस करते हैं चीजें। वरना एक दफा वो करती डिस्टेंट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, उसको भी मीडिया क्लियर हो गया, सीधे गए रेटिना में, उसको देखा, उसको देखा रिफ्रैक्टिव एरर किया। They don't see that with the intention of checking the effect pathway. वो नंबरों के चक्कर में होती है विचार। और एग्जामिनर भी क्या करता है, देखा तो ना, मैंने फंडस नहीं देखा, ये मोर इंटरेस्टेड के थे, फंडस देखा था कि नहीं देखा। कि साहब बहुत पुराना ताल्लुक है, ये गलत ना समझो। इसी तरह डिफरेंट बात से कब टेस्ट कर रहा तो ये नहीं सोच रहा होता कि मैं जो हूँ डिफरेंट बात से वैलिडेट कर रहा हूँ, और मूवमेंट कर रहा होता है दिखाने के लिए कि देखो मुझे सारे एक्सेस, कोई एच बना रहा है, कोई एक्स बना रहा है, कुछ बना रहा है, विदाउट रियलाइजिंग हम बेसिकली डिफरेंट बात से वैलिडेट कर रहे हैं, है ना। इसी तरह से फ्यूजन सेंटर ये सबसे इम्पोर्टेंट है
कि हम फीलिंग को असेस करें, कैसे करें? इसको तो समझ है, मैं कैसे असेस कर सकता हूँ कि इसको फीलिंग है कि नहीं? प्रिज्म के साथ यार क्लिनिक में बैठ के करता हूँ, वो सैनॉप्टर फूड और प्रिज्म हमारा में बात करती है। हिस्ट्री लिखी, क्या हिस्ट्री पूछोगे भाई? इसका क्या मतलब है हमें बताओ। ऐसा ऑपरेशन हो गया था। इसको थोड़ा और इसको थोड़ा सा करो, सिंपलीफाई करो इसको, जिसको पेरेंट्स भी समझ सकें। हाँ जी, अच्छा पहले ठीक थी या नहीं थी, एक जैसे कि और क्या थी, अच्छे सवाल करो, ऐसे पिक्चर के बारे में देखिए, पहले सवाल पहले 5 साल इसकी सीधी आंखें थी या फिर इससे भी आसान सवाल, एक तो बहुत आसान सवाल है कि हम कब से शुरू करते हैं। 3 साल में ही बुखार में 2 साल में गिरे आते, so you have a starting point। दूसरा ये कि ये आंखें कभी सीधी थी, ये आंखें कभी सीधी थी, तो वो आसान सवाल जो पेशेंट समझ आपको बहुत अच्छा। उसके बाद जो है आजकल मोबाइल के जमाने को है नुकसान या फायदे। एक फायदा ये कि सबके पास बच्चों की फोटो होती है, नहीं ये 3 साल तक ठीक है, वैसी वाले बात है, तो अपनी फोटो दिखाओ तो आप फोटो देखते नहीं है 2 साल में भी था, 1 साल में भी था, पेरेंट्स ने नहीं नोट किया, तो आप पिक्चर जो है बहुत आसानी कर देते हैं, समझ पिक्चर से जरूर देखो, आपको पता चल जाएगा। अच्छा पिक्चर में वो सीधा था, अब टेढ़ा हो गया, तो व्हाट अबाउट फ्यूजन, है कि नहीं है? डर के नहीं कहना, समझ के कहना, ठीक है ना? अच्छा so first develop never lost, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। फिर अगर मरीज में है तो उसको बाद में करें, तो ठीक हो गया। तो हमने तीनों चीजें असेस कर ली ना, अब हम उनको अप्लाई करेंगे। What is the aim of strict management? सर्जरी की बात है, मैनेजमेंट में क्या एम है? टू अचीव, ठीक है ना? एम तो ये है, दिस इज ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रिक्ट। सीधा करना मकसद नहीं है, सीधा करना वो कंप्लीट उसकी मैनेजमेंट नहीं है ना। अच्छा, so what is the aim of spirituality? सर्जरी का क्या एम है? हमने क्या कहा था कि फ्यूजन जो डेवलप होती है अच्छी वीएन के साथ होती है और reasonably. So what's the aim of squint surgery? Yes. To reasonably align the visual axis so that the eyes come into the field range. Why isn't it? There's nothing like सीधी आंखें। मैं तो देख रहा हूँ आंखें मेरी सीधी हैं तो देंगे इसको देना। In order to develop fusion, आप दोनों आंखों को फ्यूजन रेंज में लाते हो, और अगर फ्यूजन नहीं है तो अब हमारा मकसद थोड़ा सा बदल गया। क्या बदल गया? अगर फ्यूजन नहीं डेवलप हो सकती, लेट्स वो 10 साल का हो गया, तब हमारा मकसद थोड़ा सा बदल गया। क्या हो गया? लिखा हुआ यार वहाँ पर। हाँ, हमारा मकसद हो गया कॉस्मेटिक करेक्शन, उसके आगे फिक्स हो गई सीधी। पढ़ रहा होगा तभी दोनों आंखें सीधी होगी, दूर देख रहा होगा तभी सीधी होगी।
ये क्या लिखा हुआ है? Bring to eyes focus at a distance of 1 meter. 1 मीटर में क्यों फोकस करते हैं? आप लोग तो सीधा क्यों नहीं कर देते? थोड़ा सा कन्वर्ज करते हैं, क्यों? Anybody? ये देखो नॉर्मली चलते फिरते में किसी के आंखों पे इतना नहीं पता चलता, खासतौर पर थोड़ा सा ठीक है, इस वक्त पता चलता है जब सामने बैठा होता है जब किसी से बात करते हैं ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म पर तुम बैठे ना, तो वहां पे उसकी आंखें से बाहर जा रही तो कहीं मुझे देख ही नहीं रहा, तो कॉस्मेटिक कर दो, ठीक कॉस्मेटिक करो। इस बात की समझ आ गई? किसको नहीं आई? तुम्हें आ गई है? ऐसे क्यों मुस्कुरा रहा है? किसको नहीं आई? बेटे हमने आंखों को सीधा कर दिया और वैसे देख रहा, मुझसे बातें करते रहते तो मुझे देखी ना, मुझे बातें तो उसको पता चल जाएगा उसको। लेकिन अगर मेरी अपनी थोड़ी सी अंदर होगी, मैं आपसे बात करूँ तो आपको लगेगा मुझसे बात करें, उसमें क्या नहीं पता उसको, ठीक हो ना। लेकिन असल करेक्शन क्या है? असल करेक्शन क्या है? In order to produce fusion. तो ठीक हो गई बात, आगे चलते हैं। Then we have to do additional procedures to help us in these procedures, है ना? मिसाल के तौर पे हमें अगर विजन में कमी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? थेरेपी करनी पड़ेगी, या उधर से कैटरेक्ट है तो उसको करना पड़ेगा, कॉर्निया है तो उसको करना, है ना? दूसरा मसल एक्सरसाइजेस इज अ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आपने हर स्क्वायर के केस में करना, क्योंकि एफरेंट प्रॉब्लम जो है ये रिफ्लेक्शन ऐसा तो समय हो सकता है, तो हमने रिफ्लेक्शन जरूर करनी चाहिए, कोई उसका नतीजा नहीं है। Then you need procedures to clear VL axis, जैसे कैटरेक्ट हो गया, विट्रेस क्लियर हो गया, जो ठीक है ना। तो स्क्वीड को हमें आइसोलेटेड नहीं लेना, सारी चीजों को देखना, और वो जो तीनों चीजें आपने देखी वो इसमें आ गई ना। चलो ठीक हो गया, तीनों चीजों को अलग अलग असेस करना है और अलग अलग यस। तो ये अभी हमने कर ली ये बात सारी कि हमें सर्जरीज भी करनी पड़ सकती हैं, रिफ्लेक्शन करनी पड़ेगी, आफ्टर पास में मतलब थेरेपी करनी पड़ सकती है। फ्यूजन जो है, फ्यूजन के लिए हमें सबसे पहले जोर देना है कि हमने इसको प्रॉपर एज में करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। 10 साल का आगे हम फ्यूजन डेवलप कर रहे हैं तो कोई बात ना हो, इस पे जोर देना, लोगों को भी बताना, अपने पुलिस को भी कि फ्यूजन इस एज में डेवलप होगी, इससे पहले थेरेपी होगी। सो इट इज एज पार। दूसरा उसमें हमने फ्यूजन को डेवलप करना है तो विजन को भी ठीक करना होगा, करना पड़ेगा, और तीसरा क्या करना पड़ेगा? एक्सिस करना पड़ेगा। ये 3 चीजें हम करेंगे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट एज, फिर उसके अंदर सारे वो अपने पार्ट्स को ठीक करो, और उसके बाद जो है रियल एक्सिस को अलाइन करो। ठीक हो गया यहाँ तक? ये बार-बार दिखा रहा हूँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट। तो डिफरेंट पार्ट्स में आपको पता है नर्व्स को हमें ठीक करना पड़ता है, पाल्सिस के साथ लोग आते हैं, न्यूराइटिस के साथ आते हैं, न्यूरोमस्कुलर टेंशन के लिए आपको पता है तो उसको ठीक करना पड़ता है, माइस्टीनिया को। और मसल अगर टेढ़े हो, मिसअलाइन हो तो उनको क्या करना पड़ता है? सर्जरी करनी पड़ती है। ये सारी बातें आप ऑलरेडी कर रहे हैं। So the aim of surgery is to reasonably align the axis so it can be developed fusion. अच्छा, पेरेंट्स सेक्स 2 साल करते हैं, आजकल समझदार हो गए। पहले कहते थे डॉक्टर साहब उठे अल्लाह ने चले तुसी जिस तरह चाहो कर दो। अब माशाल्लाह समझदार हो गए, 2 साल जरूर करते हैं, और हम भी 2 साल करते हैं अपने आप से। क्या ये सर्जरी से ठीक हो जाएगा? ठीक है। और दूसरा सवाल क्या करते हैं? हाँ रहेगा, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट। हाँ वो करते बाद तो गारंटी भी मांगते हैं।
तो सो क्या स्क्विड ठीक हो जाएगा? तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी नो कि ठीक हो जाएगा, बस वो शेयर टू क्या सीधा रहेगा, दोबारा टेढ़ा तो नहीं हो जाएगा। ये किस चीज पे डिपेंड करता है? फीलिंग पे डिपेंड करता है। यस, शाबाश। So there is a immediate correction and then long term result. किस चीज पे डिपेंड करती है? प्रेजेंट एनवायरनमेंट ऑफ, ठीक हो गया? So always assess for fear before even examining a squint. आपने उसको एग्जामिन किया और आपको पता चल गया इसकी फीलिंग थी, अब डॉक्टर साहब डर गए, चलो ठीक हो जाएगा, तुम लाओ उसको, पता है कैसे भी बढ़ा के सुनाएगा तो पता ठीक हो जाएगा। सबको मॉनिटरिंग देनी पड़ती है, मोटिवेशन बनना की आंखें नहीं खुलती, ठीक है ना? मतलब कहने के आप खुश हो जाते हो, एज ए फिजिशियन हम हमेशा चाहते हैं हमारा मरीज ठीक हो जाए। तो इफ ही हैज गॉट विजन तो हमें पता चल गया तो ठीक हो जाएगा, तो हम भी खुश हो जाते हैं, पेशेंट को पूरे कॉन्फिडेंस से कहते हैं इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ऐसे ही है। अच्छा, अब ऐसा उसी तरह करना, वही तरीके जो आपको बताया, पूछ लो पहले कभी सीख नहीं सीखा। दूसरा आप ये देख लेते हो कि इसकी एज क्या है, लेट्स से वो 2-3 साल का है, तो आपको पता है कि मैं इसको रीजनेबल अलाइन कर दूंगा तो इंशाल्लाह फीलिंग डेवलप हो जाएगी, है ना? सो उसमें भी आपको कॉन्फिडेंस होता है कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। सो ऑलवेज असेस फीलिंग इवन बिफोर एग्जाम। जब आपको पता चलता है फीलिंग है, आप आराम से डट के उसको देखो, डट के करो, ठीक है? सो असेसिंग फॉर फीलिंग, उसमें एज को भी देखना है, आगे कभी सीधी थी एंड अर्ली फोटोग्राफ्स, यही बात की ना, 3 चीजें होगी ना। So if it is not developed, then there is no chance of development. 10 साल का हो गया, there is no chance of development. तो क्या होगा? हाँ, कॉस्मेटिक करेक्शन होगी, डिप्लोपिया का भी चांस हो जाएगा और रिकरेंस का भी चांस होगा। डिप्लोपिया का भी चांस हो जाएगा और रिकरेंस का भी चांस होगा। ठीक? लो मैं तुम्हें केस प्रेजेंट करने लगा। 12 साल का बच्चा है, इसके एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। 12 साल का alternate convergent squint, and this is present sense. ये एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ी सी केस दिखाएंगे। alternate convergent squint, present sense, बस साढ़े 12 साल, ठीक हो गया? इसका एफरेंट बताओ, बेहतर है, alternate है ना? इसके अंदर दोनों आंखों में तकरीबन बराबर की हिंज है। फ्यूजन ये नहीं है। और इफरेंट पाथवे क्या है? मिस, ठीक है, लेकिन मिस अलाइन मसल्स आर मिस अलाइन, आगे पीछे ना, वैसे काम कर रहे हैं लेकिन आगे पीछे, ठीक है? अब मुझे बताओ इसका प्रोग्नोसिस क्या है? ऑल्टरनेटिव के बचपन से ना याद नहीं डेवलप हो जाएगी। Immediate is good, later on problem. So problem of immediate तो कोई ना हुआ जी, हम तो पूरे स्क्विंट की बात कर रहे हैं ना। तो prognosis is not good. So इसकी करेक्शन क्या होगी? कॉस्मेटिक होगी। यस, अब देखो तुम्हारी एकदम सोच बदल गई। So fin is not developed, afferent is normal, efferent is misaligned. So due to reflection, you do squint surgery, but fin is not possible. So chances of दो प्रॉब्लम हो सकते हैं, इसको क्या क्या और तो ये इसके पेरेंट्स से बात करनी है, पेरेंट्स को पहले बताना। हमारे मैनेजमेंट में ये चीजें नहीं आती। तो कुछ पेरेंट वापस चले जाते हैं, वापस ही आना है, वो हम नहीं चाह रहे ना, इसलिए तो नहीं बता रहे। फिर उसके बाद चला जाएगा जो कहेगा 100% ठीक हो जाएगा। आजकल सर उसका भी इलाज, बैठ जाओ, उसका भी आजकल इलाज निकला हुआ है उसका ना,
आजकल बंदा मरने वाला है, उसको ऑपरेशन कहते हैं, उसको करा दो, तो कहते हैं इसका क्या चांस है, कहते हैं 50। उनको पता मरना तो है ही, जब मर गया कि मैं उस 50 में चला। ये नई नस्ल ने शुरू किया, मैं मान गया उनको। क्या चांस है 50% नो वेरी वेल इस मिनट में ठीक होने के नहीं होना, अगर 50-50 हमने सारी उम्र 50-50 देखा, हमने ये नहीं कहा चांस ले ली। हाँ सही रहे उसको, ठीक है ना जी। अब ये 2 साल की बच्ची है, इसको भी ऑल्टरनेट कॉन्फिडेंस क्विंट है, और ये भी है ना, ऑल्टरनेट कॉन्फिडेंस सेंस। बट अच्छा इसका बताओ, इसका अपने पास से बराबर है दोनों, क्या करोगे इसमें, अपने के लिए क्या करोगे? रिफ्लेक्शन जरूर करनी है, रिफ्लेक्शन जरूर करनी है, रिफ्लेक्शन जरूर करनी है, कुछ भी इसका रिफ्लेक्शन करोगे। फ्यूजन डेवलप है या नहीं डेवलप, नॉट डेवलप। और इफेक्ट पाथवे में क्या है, मिसअलाइनमेंट। लेकिन व्हाट्स अबाउट द प्रोग्नोसिस, कैसे इसका फ्यूजन डेवलप हो जाएगा। ऑल वी हैव टू डू इज अलाइन करना है, अलाइन कर देना है मसल, ठीक है ना। सो नॉट ये तो कर दिया, सो यू हैव टू रिफ्लेक्शन स्क्विंट सर्जरी एंड फ्यूजन विल। इसकी मैनेजमेंट में और पहले की मैनेजमेंट में क्या फर्क है? ठीक है, इसने वो कॉस्मेटिक से करेक्शन और ये जो है फंक्शनल होगी, लेकिन मैनेजमेंट में क्या फर्क होगा, मेरे एटीट्यूड में क्या फर्क होगा? She has got a good chance. अगले दिन मैंने देखा कि थोड़ी सी मेरी करेक्शन में गड़बड़ है, तो मैं इसको हाथ से नहीं जाने दूंगा। पहले मैंने अगर थोड़ी सी बहुत गड़बड़ किया तो उससे होना ही है, छोड़ो इसको, ठीक है, लेकिन इसको मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। इसको हम क्लोजली फॉलो करेंगे। आपको पता चलिए बेटा, तो आपको मैनेजमेंट का दूसरा तरीका बताया इसके हमारा यस, ये 3 साल की बच्ची, इसको राइट कन्वर्जेंस इन 3 months, और ये करेक्ट हो जाती है हाइपरमेट्रोपिक क्लासेस के साथ। 3 साल की है, राइट कन्वर्जेंट हो जाता है, लेकिन जैसे क्लासेस लगाते हैं ठीक हो जाती है, ठीक हो गई ग्लासेस के साथ, ग्लासेस के बगैर टेढ़ी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये कौन सा स्टूडेंट है, अकोमोडेटर स्टूडेंट, ठीक है, इज अकोमोडेटर स्टूडेंट। इसके बारे में बताओ, इसका एफरेंट मार्क्स है रिफ्लेक्टिव एरर है ना, ठीक है ना, चलो। और इफेक्ट में इफेक्ट मिसअलाइनमेंट तो एनए को ताकि होती है ना, बताओ बताओ, ठीक है मिसअलाइनमेंट है, लेकिन ड्यू टू ओवर अकोमोडेशन। और फ्यूजन डेवलप है इंटरमीडिएट ना, ये ना फ्यूजन डेवलप है, ठीक है, फ्यूजन ठीक है, लेकिन अच्छा इसमें कैश है, चलो देखते हैं पकड़ती हो कि नहीं। इसका प्रोग्नोसिस फ्यूजन डेवलप है, ठीक हो जाती है, ठीक हो जाती है। सो ये got the hypermetropia और इफेक्ट पाथवे में क्या है, क्या है, पढ़ के बता दो यार। ना ये बिकॉज ऑफ अकोमोडेशन ठीक है, ठीक हो जाती है, लेकिन इसमें कैच है बच्ची में। जब भी एनए को उतारते हैं, इसकी राइट आई अंदर जाती है, लेफ्ट नहीं जाती, इसका क्या मतलब है, राइट में कम नजर आता है,
Why it is always the right eye? That is more hypertrophy. ये नहीं पता हमें पता है कि कम देख रही है उसकी नींद कम चाहे हाइपरमेट्रोपी की वजह से है चाहे एम्ब्लियोपिया ठीक है ना तो फिर उसके लिए क्या करेंगे एम्ब्लियोपिया थेरेपी करेंगे ना बोला आप पढ़िए तो बेटे छोटी बात है जब नहीं अगर ये लोग नहीं एम्ब्लियोपिया थेरेपी तो आप बोलते हैं एम्ब्लियोपिया थेरेपी करेंगे बस खत्म होगी बात फिर कोई पूछेंगे कैसे करोगे आप छोटी बातों में फंस जाते हैं अब वो कुछ और शुरू हो जाता है सो आप एम्ब्लियोपिया थेरेपी करोगे ठीक है ना सो ग्लासेस एम्ब्लियोपिया थेरेपी और इफ नीडेड वीकनिंग ऑफ मीडियल रेक्टम ओवर एक्टिंग है ना ये इनको वीकनिंग क्यों करनी पड़ेगी समटाइम्स अकोमोडेट कर करके ये मोटे हो जाते हैं हाइपरट्रोफी कर जाते हैं फिर ये आसानी से काबू में नहीं आता इनको फिर वीक ही करना और बस है ना ये ठीक हो जाते हैं मोटे हो जाते हैं इनको बार बार सर्जरी भी करनी बट नॉट ऑल एग्रीड ये सबको समझ आ गई पर जिसको नहीं समझे साफ किया तो दोबारा बता देंगे सबको आ गई समझ पक्की बात चलो अच्छा ये बच्चा है 3 साल का उसका प्यूपल कवर्ड है बाय टोसिस इज बर्थ टोसिस आंख कवर्ड है 3 सालों से ठीक है ना ये देखो Sensory deprivation of the ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ FCPS ਕੀਤਾ ਸੀ इसकी भी सुन लो मेरा रेजिडेंट जान दे के पास हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में बड़े लोग खुश और मैं जो कवर टेस्ट तो करो कवर टेस्ट कैसे किया एग्जाम में भी ऐसे किया था एग्जाम में भी ऐसे किया था फिर कहते एग्जाम में पूछा तुम किसके साथ काम करते हो मैं इमरान साहब कहता ठीक बिल्कुल ऐसे ही हुआ तो तेरे ख्याल में झूठ बोलो कहीं ना ऐसे हुआ उसने सोचे इमरान साहब ने काम करता कि नहीं देखो इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस की बात ये कई दफा बड़े आदमी मशहूर आदमी के साथ तुम काम करो ना इम्तिहान में काम आता है अच्छा बेटे देख लो अगर आंख कवर्ड है तो इसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है हो सकता है और क्या हो सकता है हाँ डाइवर्जेंट क्या मैंने क्या स्क्विंट हो सकता है भाई जब आंख देखेगी नहीं तो या उधर जाएगी या उधर जाएगी क्या फोकस ही नहीं हो रही तो या उधर जाएगी या आप समझ रहे हैं एग्री ठीक है तो इसको स्क्विंट है नीचे भी है और बाहर भी है so we are not bothered कि नीचे है बाहर है we are bothered कि इसको स्क्विंट हमें चेक करना पड़ जाते हैं 3 डिग्री नीचे है 2 डिग्री उधर है भाई हमें कुछ और सोचना है आगे सोचना so what about this afferent part से राइट में क्या होना चाहिए और एक्सपेक्ट क्या कर रहा है सोचेस तो है afferent part से जो किया afferent का क्या हाल है बताया गया तुमने एम्ब्लियोपिया होगा उसको बता तो रहे हो तो ये इसकी और एम्ब्लियोपिया भी छोटा मोटा नहीं होगा डेंस एम्ब्लियोपिया होगा ठीक है ना और फ्यूजन जो है इसकी नॉट डेवलप्ड ठीक है जी और इफरेंट ऑब्वियसली डिसअलाइनमेंट है ना व्हाट्स द प्रोग्नोसिस 3 साल में देखो आई एग्री कि इसको बड़ा डेंस एम्ब्लियोपिया है अगर इसके एम्ब्लियोपिया थोड़ा सा ठीक हो जाए और इसकी अलाइनमेंट कर दें तो एक क्रूड किस्म की बिनोकुलरिटी डेवलप हो सकती है तो ये नहीं कहेंगे कि टोटली कोई प्रोग्नोसिस नहीं है तो प्रोग्नोसिस बन सकता है कुछ ना कुछ स्क्रीन के हिसाब से हरी समझ ठीक है जो अब इसका एम्ब्लियोपिया है डोसेस है मिसलाइन अच्छा अब यहाँ से बताओ हम शुरू कहाँ से करेंगे वो तो कहते हैं पहले स्क्विड करो फिर डोसेस करो क्यों हमारे इंडियन सर्टी पहले डोसेस से ठीक होना जरूरी है
एफरेंट को सही करेंगे। हमें हमेशा कहा जाता है कि पहले टोसिस करो, स्क्विंट करो, फिर उसके हिसाब से टोसिस को ठीक करो, लेकिन वो उस वक्त होता है जब वो उसको कवर नहीं कर रहा होता जो कर रहा होता। ठीक है, मैं अपने फोर्थ ईयर के बच्चों को हमेशा स्क्विंट इस तरह पढ़ाता था। तो यही बच्चा हमारे उर्दू में आया था, मैं चली रहा था, मैंने वो बच्ची ऐसी मेरे पास, बेटे अब क्या पहले करेंगे, तो कहने लगी कि जी हम पहले, उन्होंने वो ट्रायंगल बनाई, उन्होंने कहा कि इसके पहले हम वो प्रोसेस करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग थेरेपी व्हाई नॉट स्क्विंट फर्स्ट। तो बड़े जोर से उन्होंने कहा कि सर इसकी टोसिस के साथ एम्ब्लियोपिक थेरेपी नहीं हो सकती। I was so happy। थर्ड एमसीपीएस वाले दर्शी कैसे नहीं देख रहे, सही तरीके से सोचें तो आप खुद ही बना देते हैं चीजों को। ठीक है, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, पहले टोसिस करेंगे, फिर क्या करेंगे, एम्ब्लियोपिक थेरेपी करेंगे, उसके बाद स्क्विंट करेंगे एंड फिर होपफुली ठीक है, समझ आ रही? यू थिंक कि थोड़ा सा डिफरेंट हम पढ़ा रहे हैं? अरे 16 साल की बच्ची है, इसको स्क्विंट है, ऑनलाइन टेंशन और कर रही है, ये देखो अभी ठीक है फर्स्ट क्लास, ये टेंशन डे ड्रीमिंग में उसकी आंखें बाहर चली गई। अब फिर देखा उसने फोटो अपने उतारी, फिर देखना शुरू कर दिया और इसको जब हमने कवर किया तो उसकी आंख फिर टेढ़ी हो गई। ठीक है ना, तो आपने इसका डायग्नोसिस तो बना लिया होगा, है ना? ये इनअटेंशन पे भी बाहर चली जाती है और जब कवर करते हैं भी बाहर चली जाती है। सो व्हाट अबाउट आफ्टर बात? Probably आपको से बड़ा सफिक्स है। What about the fusion? Yes, just तो इफेक्ट बात में क्या प्रॉब्लम है? क्या कहते हैं? ये दूर देखिए तो आगे बाहर चली जाती है। इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट एक्सिस। अगर किसी को नजदीक देखने पर डाइवर्जेंस हो जाए तो कहते हैं उसकी अगर दूर देखने में बाहर चली जाए, दूर देखने में वीडियो लेटर काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से लेटर खींच ली चली जाती है। ठीक है ना? सो एफ्रेड इसका प्रोग्नोसिस कैसे? फीमेल भी बहुत अच्छा है और इसकी मसल भी सारा कुछ ठीक है, थोड़ा सा डाइवर्जेंस एक्सेस ही है ना। तो एफ्रेड तो नॉर्मल हो गया, फीमेल इज डेवलप्ड। और इफरेट पाथवे में क्या है? ओवर एक्टिव लेटरल। अब ओवर एक्टिव लेटरल रेटाई का क्या तोड़ होगा? दो तरीके हैं, या तो जो कल्प्रिट है उसको ठीक कर दो, ठीक है ना? क्या करेंगे? बायलेटरल एक तो ये ठीक है। दूसरा तरीका एक और भी है, फिजियोलॉजिकल तरीका भी है, एक्सरसाइज। मीडियल रेक्टाइल को तगड़ा कर दो, मीडियल रेक्टाइल नहीं, उनको ऑपरेशन से नहीं करना, ऑपरेशन करना तो मीडियल रेक्टाइल ही करेगा। मीडियल रेक्टाइल को कैसे मजबूत करोगे? एक्सरसाइज, कन्वर्जेंस एक्सरसाइज। अच्छा एक बात तो मैं पूछूं, कन्वर्जेंस एक्सरसाइज कैसे कराते हो, किस चीज से कराते हो? क्या वो क्या होता है? दिखाओ कैसे करते हो सर? करो अपने ऊपर करो, पैर और from arm's length it comes closer to the eye, up until it becomes blurry or some दोबारा दूर से पुश अप क्या होता है? एक बात बताओ, तुम इसके ऊपर कितनी देर फोकस कर सकते हो? 30 सेकंड नहीं कर सकते। बच्चा कैसे करेगा? बच्चा कैसे करेगा? इसके ऊपर बहुत हो गया, ये कोई कार्टून अब तो बदल गया ना। ठीक कह रहे हो, अब बिल्कुल ठीक। अब
किसी को मीनिंगफुल टारगेट दो। मैं क्या करता हूँ, मैं उनको फुट्टा देता हूँ, उसके ऊपर कहता हूँ कार्टून लगा दो, फूल लगा दो, कार छोटी सी लगा दो, और उसके साथ कराओ। पेरेंट्स को कहता हूँ, और उसमें ये है कि उसको साथ साथ देखो कि दोनों आंखों से देख रहा है या नहीं देख रहा, ठीक है ना। दिन में 10 मरतबा कराओ 3 मिनट के लिए, शुरू करो आधे मिनट से 3 मिनट, लेकिन समथिंग मीनिंगफुल। इससे नहीं होता, पता नहीं सारे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने क्यों है, उंगली से कर दो, पेन से कर दो, या पेन तो चंगे बंदे को नजर नहीं आता थोड़ी देर के बाद। डू यू एग्री विद दैट? समथिंग व्हिच इज मीनिंगफुल। तो टारगेट आप बदल भी सकते हो, किसी ने फूल दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, और साथ खुद देख लें और उसको करीब ले जाओ और देखो, जब वो ब्रेक करने लगे वापस, आप देखोगे पहली दफा जाओगे बड़े करीब से और आहिस्ता आहिस्ता वो जल्दी ब्रेक करेगा। टारगेट आपका ये है, ये फासला, उसको यहाँ से फोकस करना चाहिए बच्चों को, ठीक है। अगर नहीं होता तो ठीक है, हमारे पास सर्जिकल ऑप्शन है, इसको ठीक करो सारे जो भी है। There's a frequency of this exercise around 30 times per day spent होते हैं। यार अगर मर जाएगा, इतना करो जितना काबिल बर्दाश्त हो। मैं तो 10 दफा कहता हूँ 3 मिनट कीजिए, लेकिन प्रॉपरली फोकस करके जोर लगाओ, ठीक है ना। एंड बिगिन द लेटर। अच्छा, ये 30 years old man having same squint in all directions of gaze since birth, ये कौन सा स्क्विंट है? राइट आई का, सॉरी, इसका राइट का स्क्विंट है, पैदाइश से है, और जिधर देखते हैं उतना ही होता है। इसको क्या कहते हैं स्क्विंट को? कॉम्पलेक्स, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें मुझे बताओ इसका प्रोग्नोसिस क्या है? पैदाइशी तौर पे इसको स्क्विंट राइट है, पुअर है। क्यों कहते हो पुअर है? इसकी स्क्विंट डेवलप नहीं हुई, और हो जाएगी नहीं होगी। यस, सो एम्ब्लियोपिया, फील नॉट वेल मिसअलाइनमेंट। मुझे ये बताओ इसकी एम्ब्लियोपिया थेरेपी करोगे नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे? एम्ब्लियोपिया थेरेपी क्यों करोगे? शुगर का उससे मतलब नहीं आता। अगर नजर आ गया और आपने उसकी आंखें सीधी कर दी तो क्या करेगा? आपके पीछे पड़ेगा। So इसमें हम probably endurance therapy it's not going to help actually. अगर इसकी स्किन डेवलप होती तो हम उसकी जरूरत करते हैं endurance therapy। समझ आएगी? कुछ अकल भी इस्तेमाल करनी है, ये वही 5 साल ही करना है। So what if we do employment therapy after doing surgery, after correcting the बेटे हमने इसकी employment therapy क्यों करनी? This should be reason for everything ना। इसकी employment therapy क्यों करना चाहिए? It's not going to help। ये तो है नहीं। अब देख, इसकी आंखें सीधी कर देंगे कॉस्मेटिकली तो इसको डिप्लोपिया नहीं होगा, लेकिन अगर इसकी employment therapy कर देंगे तो इसको क्या होगा? रिजल्ट कर देंगे, कॉन्फिडेंस भी हो जाएगी, ठीक है ना। So just correct the reason। sir, because confusion थी। जैसे जैसे हमने बोला कि हम एम्प्लॉयमेंट में ट्रीट कर सकते हैं अगर उसका फायदा हो तो। इसको फायदा नहीं है चाहिए, आपको मैं तो समझा रहा हूँ। इसकी अगर हम एम्प्लॉयमेंट सर्वे कर देते हैं तो इसको डिप्लोपिया ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सी एक्सरसाइजेस के बाद हम छुट्टी करें। सबसे ज्यादा देखिए एक सवाल है मेरा आडोमो से। आप क्लिनिक पे बैठे हैं, ये सारा मुझसे किया था लेकिन मैंने मुझे भी नहीं बताया। हाउ डू यू चेक फ्यूजन? वो कर दिया, हो गया सर। आगे सीधी रहेगी जिंदगी में नहीं। आप पेशेंट के सामने बैठे हैं और आपने फ्यूजन चेक करनी है पेशेंट की, तो आप कैसे चेक करेंगे? बस सिंपल सा है, ऐसा नहीं मिलता है। मतलब आपका सेनोप्टोफोर भी नहीं है, कोई और चीज नहीं है, तो आप बैठे बैठे कैसे चेक कर सकते हैं कि पेशेंट में फ्यूजन है या नहीं? आश्वासन तो दे दिया सर, आगे
जस्ट आपने सही बताया, you ask the patient, आप कोई भी एक टारगेट उसको दें, and ask the patient to focus on the target. और जो अमूमन इंटरमिटेंट वाले ऐसे होते हैं कि विजन होती है बट इमरजेंट वाले जो होते हैं ना, ये एकदम देखना शुरू कर देते हैं, एकदम रिफ्यूज कर देंगे, आप सीधी कर देंगे, बट जस्ट फॉर अ स्लाइट सेकंड। अच्छा यार, मैं ये खत्म करना चाहता हूँ। ये एक हमारा कॉमिटेड स्क्विंट होता है, ठीक है ना। कॉमिटेड हमने सारे तकरीबन कर लिए डिफरेंट सिचुएशन। एक होता है पैरालिटिक, ठीक है ना। अब पैरालिटिक को हमने कैसे देखा? ये 55-year-old male है, having different squint in different position of gaze, secondary deviation is more than primary deviation। ये नॉर्मल हेड पोस्चर है इसका, ये चेंजिंग स्क्विंट है इन डिफरेंट पोजीशन ऑफ गेज। यहाँ कोई स्क्विंट नहीं है, ये देखो स्क्विंट आना शुरू हो गया, ये ज्यादा हो गया, ऐसे ही है, ठीक है ना। और ये सेकेंडरी डेविएशन जो है इज मोर देन प्राइमरी डेविएशन, ठीक है। अच्छा, मैं जल्दी से फीचर्स ऑफ पैरालिटिक स्क्विंट बता दो जल्दी से। इसमें एक कॉलम है उसका पैरालिटिक स्क्विंट का आखिरी, उसका देखो जल्दी से, ठीक है। सबसे पहला फीचर क्या है? पहले तो एबनॉर्मल हेड पोस्चर बेटे, सबसे पहले तो सर टेढ़ा करके आएगा ना आपके पास। उससे भी पहले क्या होगा? डिप्लोपिया। डिप्लोपिया की वजह से उसने सर टेढ़ा किया, तो सबसे पहले उसको डिप्लोपिया होगा, फिर उसके बाद एबनॉर्मल हेड पोस्चर होगा। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज आपने क्या कही? स्क्विंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट पोजीशंस ऑफ गेज। तीन चीजें हो गई। और चौथी चीज सेकेंडरी डेविएशन इज मोर देन प्राइमरी डेविएशन। प्राइमरी डेविएशन क्या होती है? When patient is fixing with the normal eye, when patient is fixing with the normal eye, it is primary deviation of the paralytic eye. और अगर पैरालिटिक आई से देख रहा हो तो सेकेंड डिविएशन ऑफ द नॉर्मल आई। अब पैरालिटिक आई से कैसे देखेगा? तो हर दफा इसी से देखेगा, अच्छी आंख से। नॉर्मल आई को कवर करेंगे, उसको फोर्स करेंगे कि तुम खराब आंख से देखो, और नॉर्मल आई की जो डिविएशन है उसको कवर के पीछे से देखेंगे, एंड दैट विल बी मोर। सेकेंड डिविएशन इज मोर देन प्राइमरी डिविएशन। चलो, ये तो हो गया। बाद भी so what are the sequelae of a paralytic muscle? थोड़ा सा ट्रिकी सवाल। पहले तो वहां लिखते भी जाओ साथ साथ। अंडर एक्शन ऑफ द अफेक्टेड मसल, ठीक हो गया। योग मसल का क्या? ओवर एक्शन ऑफ द योग मसल। फिलहाल तो यही वर्ड ही लिखो, फिर इसको वो करेंगे इसका मतलब क्या है। ओवर एक्शन ऑफ द योग मसल, और उसके बाद ओवर एक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इप्सिलेटरल एंटागोनिस्ट। इप्सिलेटरल एंटागोनिस्ट का कॉन्ट्रैक्चर, यस, रिलेटेड ओवर एक्शन होगा, लेकिन दिस कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द इप्सिलेटरल मसल, इप्सिलेटरल एंटागोनिस्ट, ठीक हो गया। और चौथा इनहिबिशनल पैल्सी ऑफ द yoke of the ipsilateral antagonist. इस पेशेंट का कौन सा मसल पैरालाइज्ड है? सर लेफ्ट क्यों जी, कौन सा मसल पैरालाइज्ड है? लेफ्ट एक्सिलेटस मसल पैरालाइज्ड है, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। So palsy of the primary muscle, कौन से मसल की? लेफ्ट लेटरल की। ओवर एक्शन ऑफ द योक मसल, जो कौन सा मसल है? राइट का कौन सा? राइट का मीडियल, राइट का मीडियल। रिएक्टिव स्पैज़म ऑफ द एंटागोनिस्ट, ये कौन है? लेफ्ट मीडियल रेक्टस। उसका एंटागोनिस्ट कौन है? पैरालिटिक मसल का मीडियल, उसी साइड का लेफ्ट मीडियल, ठीक हो गया। एंड इनहिबिशनल पाल्सी ऑफ द एंटागोनिस्ट ऑफ योक मसल,
राइट या राइट लेटर राइट लेटर ये तुम्हें हमने क्यों पढ़ाया मैनेजमेंट फ्रैक्चर है? मैनेजमेंट फ्रैक्चर कैसे? ये देखो इसका एफरेंट पाथवे, इस बंदे का एफरेंट पाथवे क्या होगा? अभी तो सिर्फ पैरालिसिस हुआ ना, एफरेंट तो कुछ नहीं हुआ। तो एफरेंट पाथवे इसकी डेवलप्ड इज देयर, ठीक है। डिफरेंट पाथवे में हमने क्या कहा, ये 4 प्रॉब्लम्स हुई हैं इसको, एक प्रॉब्लम नहीं हुई। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दिस इज नॉट जस्ट वन मसल विच इज पैरालाइज्ड, बाकी 3 भी अफेक्टेड हैं, बाकी 3 भी अफेक्टेड है, ठीक है ना। अब इसका इलाज क्या होगा? एक तो कहते हैं कि इसको रिकवर होने दो, एक तो कहते हैं कि इसको रिकवर होने दो, वो हो गया, उससे अब आगे नहीं हो रहा। हम बार बार हेल्थ टेस्ट करेंगे, जब हेल्थ टेस्ट जो है स्टेबल हो जाएगा तो फिर हम इसको ऑपरेट करेंगे। तो क्या ऑपरेशन करेंगे? स्ट्रेंथनिंग ऑफ प्राइमरी मसल हैं? क्या ऑपरेशन करेंगे? आज तक क्या पढ़ते हैं? ऑब्जर्वेशन वो तो हो चुकी है यार, खत्म हो गई का। आज तक क्या पढ़ते हैं? कौन सा ऑपरेशन करते हैं? बोलो। यही समझाना चाह रहा कि 11 मसल आपके पास, ये देखो ये कमजोर हो गया, इसको तगड़ा कर दो। वो कैसे करेंगे बाद में करेंगे। ये तगड़ा हो गया, इसको प्रोसेस कर दो। ये तगड़ा हो गया, इसको क्या करना है? कमजोर कर दो। और ये कमजोर हो गया, इसको। So we got 4 options. तेरी ऑप्शन आखिर में आएगी, मुश्किल ऑपरेशन कई दफा माइल्ड पाल्सिस में आप सिर्फ इनको कर दो तो ठीक हो जाता है। हाँ, इन तीनों को कर दो। और ये जो है प्राइमरी मसल, और इसको तो जितना होना था हो गया, तो इसको मजबूत कैसे करें? इसके लिए हम हेल्प लेते हैं दूसरे मसल से। स्पीयर रेक्टर से भी ले लिया, इंफीरियर रेक्टर से लेके लगा दिया, जिसको हमल चीन और वो जेंसन कह रहा है। अब थोड़ा बेटर डिफरेंट पर्सपेक्टिव आ गया आपके ज़हन में, बेहतर हो गया ना। तो इट्स वेरी सिंपल, किसी को तगड़ा कर दो, किसी को कमजोर कर दो, आगे। तो इसका वही हो गया। चलो प्रोग्रेस इसका अच्छा है, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। यार इसको जल्दी से कर दो। ये बच्ची है, इसको स्क्विंट हो गया 2 महीनों से। She has got hypopia, a white pupillary reflex। तो 2 महीने से स्क्विंट हो गया। तो इसके स्क्विंट की क्या वजह है? एफरेंट पाथवे खराब हो गया। और किसकी वजह से हुआ? This is something different। हमने देखा रेटिनोब्लास्टोमा वालों को भी अदुआ ने स्क्विंट किया, उसको तो एफरेंट पाथवे की वजह से होता है। ये मैं आपको क्यों दिखाता हूँ, इस पर क्यों जोर देता हूँ? यार बच्चे को जब भी देखो स्क्विंट के फंडा जरूर देखो, ना ऑपरेट करो, सर से उतार दो, फंडा जरूर। जिंदगी में तुमने 3-4 जाने बचा ली ना, पैसे पूरे हो। फंडा जरूर देखो, ग्रोई देख लो, ऐसा समझ, सेव अ लाइफ यार, ठीक है ना। तो ये इस पे सर ये मैं बताना चाह रहा था कि आपने क्यों करना, तो इनिक्लेशन करेगा। और ये आखिरी हमारा मरीज है, ये पेशेंट है जिसको डिप्लोपिया है, जब ऊपर देखता है, और ये रिस्ट्रिक्टिव प्रॉब्लम है,
नवाब साहब को है थायराइड प्रॉब्लम। अब ये ऊपर देखता है तो इसको वो आंख वही रहती है, दूसरी ऊपर चली जाती है। ये कुछ अरसे से है, ठीक है ना, इलाज भी कराना। तो बेसिकली इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं। इसका एफरेंट में कुछ नहीं हुआ, डिफरेंट फ्यूजन भी प्रेजेंट पहले से है। डिफरेंट को क्या हुआ, ऊपर नहीं जा सकता। मसल जो है वो थिक हो गया, फाइबर जो भी हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसका मुझे जल्दी से बता दो, ये हमने स्टेंशियल रेक्टस रिसर्च किया था, इसका प्रोग्नोसिस क्या होगा? नहीं, इसको कुछ सालों से है, कुछ दिनों से नहीं, कुछ सालों से है ये प्रॉब्लम। और किसी ने इसको एडवाइस, मैंने कहा यार करा दो, ये काशिफ देख रहा है, इसको किसी ने भेजा था। तो इसका प्रोग्नोसिस कैसा होगा? अच्छा होगा। फ्यूजन वंस डेवलप्ड दिस, दैट इज द थिंग। इसने ठीक होना ही था, सो हमने इसको, हमारा एम था कि इसको प्राइमरी पोजीशन में हम ठीक कर दें, सेंटर में ले आए, ताकि जहां भी देखे, इसको हम कहते हैं कि जहां देखना अपनी गेज से देखो, आंखों से ना देखो। अब ये फर्स्ट क्लास ड्राइव कर लेता है, सब काम कर लेता है, सही है। पहले हर दफा ऐसे करके ड्राइव करता है। लोकल में किया इसका और करते हुए बार बार उसको बिठा के पूछते रहे कि अब डबलिंग कहाँ पहुंची है, कैसे ठीक है ना। So this is one. So conclusion में ये है कि aim of squint therapy is to restore binocular vision, and this is dependent on presence of vision. So aim of squint surgery is to reasonably align two wheel axis so that the eyes come into the range of vision. ठीक है, and so that the vision develops. यार मैं भूलना चाहूँ, बेटे हमने लेटर रेक्टस पाल्सी का सीक्वली किए हैं, आप अपने लिए सारे स्फीरोब्लिक पाल्सी का भी बनाए इसी फॉर्म के ऊपर, अभी बनाइए, घर जाके बनाइए, जरूर बनाए। ये एक्सरसाइज प्लीज आपने करनी है, आपको सारी उम्र काम आएगी। अब आपको समझ आ जाएगी कि स्फीरोब्लिक पाल्सी में मैंने कितनी दफा बाकी 3 मसल्स को छेड़ा और ठीक हो गई। माइल्ड पाल्सीज में आपको स्फीरोब्लिक को करने कुछ नहीं पड़ता, जो सीक्वेलियन को आप ठीक कर देते हैं, अब बंदे का खत्म हो जाता है जो डिप्लोपिया। अच्छा, so film basis, form basis of success of all squint surgery, और without film ये cosmetic correction हो गई। So maximum emphasis किस पे डालना है कि फ्यूजन है नहीं है, तो फिर आपका बिल्कुल एटीट्यूड बदल जाता है। और इसी से I have my own classification of squint which is based on fusion, ठीक है। मेरे नजदीक based on prognosis of treatment, there मेरे नजदीक 2 तरह के स्क्विंट हैं। There are only 2 types of squints, सब इसमें फिट आते हैं। पहला क्या है, squint with developed fusion or with potential to develop fusion, जिससे वो बच्चे में था, fusion तो नहीं थी, लेकिन potential था ना। So ये type 1 कौन सी है, जिसमें either the fusion is present or there is a potential to develop fusion, and type 2 कौन सा है, the poor prognosis, squint with no fusion and no potential to develop fusion। बस ये 2 टाइप्स हैं स्क्विंट। अब किसी स्क्विंट को देख लो, आप इसी नजर से देखो। So how much brain time take to develop the fusion? Time कितना brain टाइम तो डिपेंड करता है आप किस एज में उसको ठीक करते हो, किस एज में ठीक करते हो। So I hope you enjoyed. हैं? Yes sir. तूने किया था। तुम शादी बजा रहे हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बेटा इस पे मैं जरा जोर देना चाहता था, इस पे बहुत कम जोर दिया जाता है। रोल ऑफ कंजक्टिवा एंड स्क्विंट करेक्शन। आप में से कितने लोग हैं जो मिसअलाइनमेंट को ठीक करने के लिए कंजक्टिवा को इस्तेमाल करते हैं? भी करते हैं। तुम दोनों तो मुझसे सीखा, क्यों?
आपसे सीखा सर, आपसे मैं आपसे सीखी। देखो बेटा, मैं आपको रीजन बताता हूँ, मैं आपको रीजन, ये देखो आपको समझ आ जाएगी। इस बंदे की सारी उम्र से आंख इधर है, सर इसकी कंजक्टिवा लंबी हो गई है और ये कंजक्टिवा छोटी हो गई, आंख है ही इधर, छोटी हो गई। इसको तो आप सीधा करेंगे ना और कंजक्टिवा को खींच के दोबारा लिपस पे लगाएंगे। कंजक्टिवा इज अ थिक मेम्ब्रेन, वो खींच के वापस ले जाती है। तो जितने बड़े स्क्विंट हैं, लार्ज स्क्विंट्स हैं, वो कंजक्टिवा को रिसेस किए बगैर ठीक होते ही नहीं। सो व्हाट आई डू इज कि उसको कंजक्टिवा को छोड़ देता हूँ, आराम को पूरा इधर ले जाता हूँ दूसरी तरफ, और जहाँ पे वो खड़ी होती है वहां पे उसको ताकि उसकी मूवमेंट आ जाए। अब इसको क्या होगा, ये जो स्क्लीरा रह गया ये एपिथेलियाइज हो जाता है, ये सट्रीजियम में होता है, हम बेरिया नहीं छोड़ते, कुछ भी नहीं होता, जस्ट कवर एपिथेलियाइज हो जाता है और कुछ भी नहीं होता। तो कहीं ना रिसेशन। अच्छा, इसको जब हम यहाँ लेके जाएंगे तो ये बंच ऑफ कंजक्टिवा बन जाएगा, एक्स्ट्रा कंजक्टिवा बंच हो जाएगा, फोल्ड बन जाएगा। तो अगर ज्यादा बनता है तो इसको काटते हैं, रिसेक्शन करते हैं। और अगर रिसेक्शन अगर बड़ा स्क्विंट हो और मसल से ठीक ना हो रहा हो, आई यूज कंजक्टिवा टू पुल इट। बड़ी रिसेक्शन करके कंजक्टिवा खींच के हम लगा देते हैं। बहुत बड़े बुरे स्क्विंट्स होते हैं, पुराने जुड़े हुए सारे, तो आई यूज कंजक्टिवा इवन टू पुल द आई। ठीक है ना? हाँ जी। ई नाम का भी रोल है, क्या है? ई नाम का भी रोल है। होता है। अभी क्या टाइम हो गया? Thank you very much. नहीं, थैंक यू Any नहीं, questions? नहीं अभी नहीं, बस 5 मिनट और। Any questions from the audience? नो क्वेश्चन। सर आपका क्वेश्चन। आप माइक तो देते। इन सबको इतनी समझ आ गई है कि देखो क्वेश्चन। हाँ। क्या यार तुम क्या सर अच्छा, बस आपका छोटा सा बड़ा मजेदार क्विज दिखा। जस्ट 5 मिनट। यार हमारा वो था, वो हमारा पेपर जो होता है वो आखिरी वो है किधर है? संभाल के बैठे हुए बैठे हुए हो गया नौजवान, तो 10 जवान हो गए। देखो थर्ड नर्व हमारी, मैं बता रहा हूँ कि आपको किस किस को अंदाजा है कि ये क्या होती है जी थर्ड नर्व की रीजनरेशन है, एपरेंट रीजनरेशन, ये क्या होती है? व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? थर्ड नर्व पाथवे के बाद एपरेंट रीजनरेशन, इसका क्या मतलब? तो बता सकते हैं? हाँ? कैसे? सारी उम्र बुढ़े हो जाते हैं पढ़ाते बस अंग्रेजियां बोलते हैं। बस मैं तुम्हें जल्दी से दिखाऊंगा। ये देखो, जब भी कोई नर्व कटती है ना, जब भी नर्व कटती है, ये ब्रेन की तरफ है, ये मसल की तरफ है, तो ये एक्सॉन्स हैं। ये सारे के सारे एक्सॉन जो हैं ये खत्म हो जाते हैं, इनको खा जाते हैं मैक्रोफेजेस, और ये ट्यूब्स खाली हो जाती है। अब क्या होता है? ये देखो, ये पेरिन्यूरियम है, ग्रीन पेरिन्यूरियम है, ये फर्दर, ठीक है ना, एंडोन्यूरियम। अब क्या होगा? एक्सॉन स्प्राउट करके बाहर निकलते हैं, ग्रो करके, and they go blindly, they try to find out the other part blindly. कुछ इसमें जाएंगे, कुछ बाहर रहेंगे, कुछ जो इधर वाला था इधर चला जाएगा, इधर वाला इधर चला जाएगा। आप समझ रहे? क्योंकि they are going blindly. अगर नर्व कट नर्व ज्यादा दूर हो गई है तो ज्यादा गड़बड़ होगी, ठीक है? अब ये देखो, this is apparent regeneration of third.
दिस इज एब्रेंट रीजनरेशन। रेड जो है वो लिवेटर मसल है और ग्रीन जो है न्यूरोब्लिक है, ब्राउन जो है मीडियल रेक्टस है, ब्राउन मीडियल रेक्टस है और ग्रीन जो है लिवेटर है। किधर गया ब्राउन? मीडियल रेक्टस। ये मीडियल रेक्टस की नर्व है, ये किसमें जा रही है? सो जब भी मीडियली देखेगा इसकी आंख खुल जाएगी। बाकी समझ? डू यू अंडरस्टैंड दैट? नहीं समझे? अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर ये बंदा जो है, अगर ये बंदा नीचे देखता है तो इसकी आंख किधर जाएगी? हैं? यस, ऊपर जाएगी, क्योंकि इंफीरियर रेक्टस वाली नर्व जो है वो सुपर रेक्टस में चली गई। तो वो देखता इधर है, आंख कहीं और जाती है। सो दिस इज एबरेंट रीजनरेशन ऑफ थर्ड नर्व। ठीक है ना? ये जितने डायग्राम तो देखे सारे मैंने खुद बनाए हुए हैं, खुद बनाते हैं, किसी और से नहीं लेते। डायग्राम शायद तुम्हें कहीं मिलेगा भी। देख लिया सब? अच्छा, एक छोटा सा इसके बाद एक क्विज हम दे रहे हैं। ये वही चीज है, ये छोटा करके पहली फोटो इसकी भाई ऐसे बन ये देखो इसको, अब ये देख इधर आंख बंद हो रही, ऊपर देख रहा दूसरी आंख छोटी हो गई, नीचे देख रहा तो राइट आंख खुल गई। ऐसे ही है। तो आप फौरन देख के कहोगे क्या डायग्नोसिस आपका? एबरेंट रीजनरेशन ऑफ थर्ड। कर्सर कहाँ चलेंगे? कर्सर नहीं, वो वाइट गुम हो जाता है। ठीक है, ये हमने इसको ऑपरेट किया और ये देखो, अब ये देखता इधर है, आंख किधर जाती है। तो हमारा एम ऑफ सर्जरी इसमें क्या होगा? हम क्या ठीक करना चाहिए? प्राइमरी करेक्शन, शाबाश, क्या चाहेंगे? प्राइमरी गेज में स्ट्रेट भी हो और आंख भी खुली हो। ठीक है ना? आंख भी खुली हो, स्ट्रेट भी हो। तो क्या ज़हन में आता है कि एक तो इसका क्या कौन सी सर्जरी करनी चाहिए? कौन सी सर्जरी करनी चाहिए? दूसरा क्या करना चाहिए? बस उसको खींच तान के देख ले कौन सा कहाँ पे फंसता है, उसको सीधा कर दिया। ऐसे ही आता है। अच्छा, इसमें एक बड़ी मजेदार चीज हमने देखी, बहुत मजेदार चीज देखी, वो ये थी, इसकी मूवमेंट देखते जाओ। यहां भी गड़बड़ है, यहां भी गड़बड़ है, यहां भी गड़बड़ है। ठीक तो नहीं है, लेकिन ये आंख सीधी भी है, खुली भी है। इसका क्या ऑपरेशन होना चाहिए? लेफ्ट राइट है राइट आई में बेसिकली यही पोजीशन है कि जिसको आप बेसिकली इंडेक्स रख के लेफ्ट को। इसमें बड़ी छोटी सी बात है, ये मैंने देखा, सारे कह रहे ये कर दो, मैंने देखा जब इसका लेटरल रेक्टस काम कर रहा होता है, जब इसका लेटरल रेक्टस काम कर रहा होता है तो यहाँ सीधी भी होती है, खुली भी होती है। आई समझ? बस फिर हमें क्या करना चाहिए?
We want के लेफ्ट आर्म सीधी भी हो, उसका रेक्टस भी पुल कर रहा हो। यही तो बात है, ये तो मजे की बात है। मैं दोबारा समझाता हूँ। ये नॉट कंसर्न नर्व कौन सी कहाँ गई कैसे गई। ये जब लेफ्ट को देख रहे हैं तो ये आंख खुली भी है और सीधी है। इधर देख रहे हो, जब इधर देख रहे हो तो मीडियल रेक्टस इसका नहीं काम कर रहा, रिलैक्स है। और लेटर रेक्टस और एक्टिव है ना। So we want this muscle to be active in primary position. है लेटर रेक्टस को रिसेस कर दे। हमने इसका मीडियल नहीं साफ नजर नहीं आ रहा, इसका मीडियल रेक्टस रिसेट कर दिया। मीडियल रेक्टस रिसेट कर दिया, अब लेटर रेक्टस जोर लगा के उसको सीधा कर रहा। तो दिस इज द सेम इफेक्ट। वी वांट द लेटर रेक्टस टू बी एक्टिव इन प्राइमरी पोजीशन। हमने मीडियल रेक्टस को साइड कर दिया, लेटर रेक्टस का जोर लगा रहा। सब दूसरी आंख का भी व्यापार तो किया रिसर्च में। दिस इज आउट ऑफ कभी कभार आपको क्या कहते हैं, बस खत्म हो गया वो लिख दिया सबने, लिख दिया। वो कह रहे उन्होंने दिमागों की लगाई हुई मार्केट। अगर ये अमेरिका का दिमाग है $1000 का, इंग्लैंड का 1500 का, साइंटिस्ट का 5000 का, पाकिस्तानी का 10,000 का। पाकिस्तानी का इतना महंगा क्यों? कहते डब्बा पैक संभाल ही नहीं हुआ, डब्बा पैक। मैं कराची गया, मैंने उससे पेन खरीदे 2, पुरानी बात है, 750 मैं कहा कितने पैसे हो गए? 1500 दे दे। तुम्हारे मैं नहीं देखता कि हम क्यों वाला मारेगा आगे। मैं तुम्हारे दिमाग को कोड है, तुम्हें पता कितना होता है, गलती का इस्तेमाल नहीं रहेगा। और लाहौर में आया तो एक बंदे ने मुझे 10-10 रुपए की कुछ चीजें दी, कुछ चीजें थी आइटम, और वो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करके 50 कह रहा। मैं कहा यार कराची वाला ठीक। कहाँ भागे जा रहे हो तुम लोग? यार दिमाग खराब कर दिया और भागे जा रहे हो। कोई बंदा कमेंट देना चाहेगा आप लोगों की तरफ से? 1-2 मिनट। वेरी मच एक्सीलेंट माशाल्लाह। हाँ भाई, कोई कमेंट है? नहीं कमेंट्स? कोई चीज आपको इसमें नई मिली? यू थिंक ये इसमें नई अप्रोच थी, इट वाज अ डिफरेंट अप्रोच? यस सर, यस सर। कॉन्फिडेंट हो गए कि जब आपको बड़ी देर हो गई, बिल्कुल सर। ठीक है। एंगल बनाओ और उसको इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। चलो, और वो कल को सिखा के किया आपने एंड सर चीफ गेस्ट था, चीफ गेस्ट, वो ड्रामा भी करके ना तालियां भी बजाओ। your way of teaching the very excellent from PG to concern, it's very good mashallah. अल्लाह का शुक्र है। हाँ भाई, और कोई? ठीक है, परफेक्ट है सर। हेल्प। और सलमान की फोटो उतारी है तूने सारों की? सर आपके साथ फोटो देना कटो। I think नहीं, वो बाद में कहेंगे बंदा ही कोई नहीं था। ग्रुप फोटो क्या लोगे? हमारी ग्रुप फोटो बस। चलो इतना कुछ गिरा। हाँ सर, ये माइक लगा। ओहो अच्छा। ऐसे करो ना यार, तुम ऐसे करो, कुर्सियाँ रखो जल्दी से जल्दी। बच्चे बैठने हैं ना।
और बच्चों बैठो बैठो जल्दी से बैठ जाओ बच्चों को बैठो हमने तो कहा बैठो बैठो